हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंसेप्ट। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स है सैलरी हेड के वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिडक्शन से लेके। मतलब क्या सर, इतना हमने कमाया, इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, इसके बाद जो भी परक्यूजर्स अलाउंसेस मिले, उसके बाद हाथ में कुछ नहीं आ रहा सर। मतलब आप समझ रहे हो मेरी फीलिंग को सर। इतना कमाने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम्हारी जितने भी इनकम हो रही है उस पर हम तुम्हें कुछ क्या देंगे, डिडक्शंस। गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम तुम्हें क्या देंगे, डिडक्शंस। मतलब जो एग्जामिशंस दिए वो तो थे, मतलब जो एग्जामिशंस आपने जो अर्न किए वो तो थे। अब साथ ही साथ हम आपको देंगे कुछ डिडक्शंस ओवर एंड अबाउट दोज एग्जामिशंस। है ना इंटरेस्टिंग। सेक्शन 16 जो है वो इस बारे में बात करता है। सेक्शन 16 में आपको कितने डिडक्शन मिलते हैं? 3। है ना। टेक्निकली तो आपको 2 ही मिलेंगे, बिकॉज एक तो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिजर्व्ड है, पर आपको 3 डिडक्शंस आपको याद रखने हैं जो सेक्शन 16 में अंडर द हेड सैलरी आपको मिलते हैं। क्या है वो डिडक्शंस, आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ दिए थे। आज की क्लास में उसे कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं डिडक्शंस के साथ। सबसे पहला डिडक्शन आपके सामने आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए। क्या आ रहा है? और 50,000, मतलब क्या 50,000 तक की गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, छूट दे रही है। क्या दे रही है? छूट दे रही है। क्या बोल रही है कि अगर आपकी सैलरी विच एवर इज लोअर, या तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी आपकी इधर आ रही है, सपोज करो ये आपकी आती है 70,000, ठीक है, तो 50,000 का क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मगर सर सैलरी भी मेरी 40,000 है, तो ये आपको 40 ही मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10,000 के लिए आप है ना गवर्नमेंट के घर चले जाओ कि हमें डिडक्शन दो, डिडक्शन दो, आपने कहा तो 50 देंगे। नहीं, आपको सैलरी 50 से ज़्यादा अर्न करना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का, कि ये डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट डिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। कुछ याद है? एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ा था हमने पहले। क्या कहा था मैंने आपको कि इसको मैं यहाँ पे कोरिलेट करने वाला हूँ। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलेगा, है ना, वो प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने उसको वहां पे परफॉर्मा में इंक्लूड कर दिया था ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आप कभी भी किसी की सैलरी का कंपटीशन कर रहे हो, वो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ध्यान रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलेगा। क्या करना है उसके लिए आपको? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एम्प्लॉयड कंडीशन मैंने आपको कहा था। क्या है कंडीशन? सबसे पहले 5,000 रुपये या 1/5 ऑफ बेसिक पे। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेसिक पे, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी होगी। अगर सैलरी लिखा हुआ है तो ऊपर जितना भी आपने किया था ना ऐड परफॉर्मा के अंदर, वो सारा का सारा ऐड हो जाएगा। है ना, देखो एक बार के लिए बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब चीज़ें आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। मगर हमें इतना डीप नहीं जाना है बिकॉज इतना स्ट्रेच होगा नहीं, इसलिए। मगर यहाँ पे आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि आपकी क्या होगा, 1/5 ऑफ बेसिक पे। ठीक है, 5,000 या 1/5 ऑफ बेसिक पे या एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव विच एवर इज लेस। इनमें से जो भी लेस है उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब डिडक्शन क्लियर हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, वो चीज़ ऐड हो जाएगी और नीचे यहाँ पे आके आपको मिल जाएगा उसका डिडक्शन। 2 डिडक्शन क्लियर, पहला 50,000, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक पे या एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव विच एवर इज लेस। चलो क्लियर। सर तीसरा क्या है? तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 16(3), उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर आया हुआ है, याद करो याद करो याद करो। मैंने कहा था कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन पे करता है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। वो परक्विजिट कहाँ पे ऐड हो गया, वहां पे ऐड हो गया। मगर साथ ही साथ अगर किसी एम्प्लॉयर ने भी पे किया है उसको, एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो कहाँ आएगा डिडक्शन में, यहाँ पे। मतलब डबल फायदा। तो बॉस वहाँ पे ऐड भी तो हो गया ना परक्विजिट के अंदर। अगर वो एम्प्लॉयर अगर वो उसको पे नहीं करता, ऑब्लिगेशन पे नहीं करता एम्प्लॉयर, तो वहाँ पे ऐड नहीं होता और यहाँ पे आके उसको डिडक्शन मिल जाता। गवर्नमेंट डबल बेनिफिट नहीं लेने देती, इसलिए गवर्नमेंट ने जब वहाँ पे ऐड किया उसको, तो यहाँ पे आके वापस लेस भी कर दिया अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों में से किसी ने भी पे किया है। क्लियर? तो ये तो था आपकी डिडक्शन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं परक्विजिट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोटर कार से। मोटर कार का क्या सेंस है, पहले आप कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है
कि क्या होता है कि जब आप किसी का काम कर रहे हो तो वो आपको गाड़ी भी देता है आने जाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आप टाइम पे कहीं पहुंचोगे नहीं, तो क्या कहता है आपको गाड़ी देता है, बंगला दिया, गाड़ी दिया, खाने को दिया, बच्चों के लिए अलाउंस दिया, और क्या चाहिए सैलरी में आपको यार। अब दोबारा मत पूछना कि सर सैलरी क्यों, जॉब क्यों करनी है, इन सब चीज़ों के लिए, समझे। अब आते हैं मुद्दे की बात। आपको दी है उसने गाड़ी, क्या कि भाई तुम टाइम पे आ जा, नालायक तो स्कूल लेट पहुंचा, जो पहुंचा मेरे ऑफिस में तो मुझे टाइम पे चाहिए। उन्होंने आपको एक्सक्लूसिव गाड़ी दी है, ड्राइवर के साथ, बिना ड्राइवर के साथ, वॉट एवर बी द केस, है ना, पर आपको दे दी गाड़ी। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई गाड़ी मिली है तो तेरा खर्चा बच रहा है, वरना तो बसों में धक्का खाते हुए जाता, जाता कि नहीं जाता, जाता ना। इसलिए ये जो वैल्यू ऑफ मोटर कार है ना, इसको परक्विजिट माना है गवर्नमेंट ने और इसको टैक्स लिया है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये निकालना बहुत मुश्किल था, इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन जैसा कुछ नहीं दिया। गवर्नमेंट ने कहा सीधी सीधी वैल्यू एम्प्लाइड, जैसे मैं नहीं करता हूँ बार बार एम्प्लाइड एम्प्लाइड, गवर्नमेंट ने कहा अगर ये कंडीशन है तो ये वैल्यू मान ली जाएगी कि ये परक्विजिट है। क्या है वो वैल्यूज, आप समझते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देख लो। कार ओन बाय एम्प्लॉयर, मतलब बाद में देखेंगे, पहले कार किसकी है, गाड़ी किसकी है, बंगला किसका है ना, बात ही हो रही है, गाड़ी किसकी है, और गाड़ी में आने वाला खर्चा किसका है, मतलब पेट्रोल का, मेंटेनेंस का, ये खर्चा कौन बियर कर रहा है। नेक्स्ट आता है क्या सिर्फ ऑफिस यूज के लिए है ना, या पर्सनल यूज के लिए भी बंदा काम ले रहा है, किसको, गाड़ी को। ये सारे सवाल कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के बाद में ये आपका वैल्यूएशन आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जो एंटी के लिए रेलिवेंट है ना उतना ही इसमें लिया है, ज़्यादा डिटेल में इसमें हम गए नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, गाड़ी किसकी, एम्प्लॉयर की, खर्चा किसका, एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, उसमें सिर्फ बैठा है, ओके, उसमें सिर्फ बैठा है, सिर्फ ऑफिस यूज में आ रही है गाड़ी, तो कोई परक्विजिट नहीं। क्या वो काम भी तो कर रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है तुमको, काम कर रहे हैं ना। ये तो नहीं बोला ना उसने ड्राइवर को कि भाई जा मेरी बीवी को ना सब्जी दिला के ला, मेरे बच्चों को स्कूल से लेके आ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ऑफिस यूज में है तो गवर्नमेंट का कोई परक्विजिट नहीं माना जाएगा। मगर बंदा पार्टली पर्सनल यूज ले रहा है, खुद घूमने निकल गया, सब्जियां मंगवा रहा ड्राइवर्स के साथ, गाड़ी में भेज रहा वाइफ को, जाओ सब्जी लेके आओ। अरे भाई ये क्या कर दिया तुमने। गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, परक्विजिट। कैसा, कितना परक्विजिट, अब ये समझने की बात है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन दिया है सीसी ऑफ इंजन पे। सीसी का इंजन का क्या मतलब हुआ, देखो मतलब कुछ नहीं है। आपने एसयूवी, हैचबैक और सीडान देखा है। एसयूवी के बारे में सुना है, बड़ी गाड़ी होती है ना। तो अगर कोई बड़ा आदमी है तो बड़ी गाड़ी में जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर 1.6 लीटर के अबव उसका इंजन कैपेसिटी है, अब एसयूवी तो लेके नहीं सकती ना यार, क्योंकि इतनी ब्रांडिंग हो रही है ना, मार्केटिंग हो रही है, कोई भी एसयूवी को सीडान बना के बेच देगा, कर लेगा। गवर्नमेंट ने इस जमेले में फंसने का ही नहीं, क्या करने का, इंजन की कैपेसिटी पे डाल दो। बड़ी गाड़ी होगी तो ऑब्वियसली बड़ा इंजन होगा। अगर 1.6 लीटर के ऊपर का उसका इंजन है तो 2400 पर मंथ वैल्यू मान ली जाएगी। 1.6 लीटर के बिलो इंजन है तो 1800 पर मंथ मान ली जाएगी वैल्यू। साथ साथ में शॉफर, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस टर्म शॉफर, अरे कुछ नहीं है यार, ड्राइवर है यार, अपना ड्राइवर है ना, शॉफर मतलब ड्राइवर। 900 पर मंथ विल बी एडेड टू द अबव वैल्यू। 900 पर मंथ, सोचो तुम कितनी बड़ी वैल्यू ऐड हो रही है। तुम ना यार समझते नहीं हो। मोटे की बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है, एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉयर का खर्चा, पार्टली पर्सनल यूज करोगे तो इंजन की कैपेसिटी देखेंगे 1.6 लीटर, ज़्यादा है तो 2400, कम है तो कितनी 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 1800 पर मंथ ये चार्ज होगा। ड्राइवर भी अगर एम्प्लॉयर ने दिया आपको तो कितना, 900 पर मंथ इस वैल्यू के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब क्या, 1800 प्लस 900 या 2400 प्लस 900 दैट इज 3300, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, परक्विजिट। ध्यान रखना ये पर मंथ है, ओके। अब देखो सर गाड़ी एम्प्लॉय की है और अपनी खुद की मारुति लेके आ गया, सर क्या करें, वो कह रहा है मैं मारुति में आऊँगा, ठीक है। वो कह रहा है खर्चा एम्प्लॉयर से ले रहा है, वो क्या मेरे से मेरी गाड़ी संभलती नहीं है, मेंटेनेंस बहुत मांगती है, तुम चाहते हो ना मैं टाइम पे आऊँ तो खर्चा तुम दो, पेट्रोल तुम दो, एम मतलब मेंटेनेंस का खर्चा सारा तुम दो, ठीक है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, काम कराना है। अगर ऑफिस यूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वैल्यू परक्विजिट नहीं माना जाएगा। पर सुन लो, पर्सनल यूज, तुम सब्जी मंगवा रहे हो मारुति में, वो भी हमारे पैसों से, पेट्रोल हम दे रहे हो, तुम एसी चला के मैडम आराम से बैठे हो सब्जी मंगवा रही है, ये नहीं चलेगा। क्या बोला है गवर्नमेंट ने, बोला कि जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उसमें से इस वैल्यू को लेस कर दो, रिमेनिंग जो वैल्यू आएगी दैट विल बी टर्म्ड एज
परक्यूजिट। सिंपल सा कंसेप्ट है, वापस सुनो। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि यहाँ खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है सर। एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द परक्यूजिट वैल्यू अराइव्ड इन वन अबव, ऊपर जो भी आपने वैल्यू डिराइव की है वो लेस कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट। वापस बताऊं, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है ना, उस खर्चे में से इस परक्यूजिट वैल्यू को लेस कर दो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज योर परक्यूजिट वैल्यू। किस केस में? जब गाड़ी एम्प्लॉय की है और खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है, ये तो वही दो केस, सिंपल है। थर्ड केस में आओ, गाड़ी किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है। तो ये तो सर बहुत अच्छी बात है ना, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए सर। एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो मान लो ना, खत्म बात। यही तो प्रॉब्लम है यार, एम्प्लॉय क्या ना चिंदी हरकतें करता है। एम्प्लॉय क्या करेगा जब उसको पता ना खर्चा मेरा है, गाड़ी बॉस में आराम से बैठेगा, जैसे ही ढलान आएगी ड्राइवर को क्या बोलेगा? गाड़ी बंद कर। क्या बोलेगा ड्राइवर को? गाड़ी बंद कर, तेल बचाना है, तेल मेरी जेब का लग रहा है भाई इधर। तो ढलान में क्या गाड़ी बंद कर देगा, ऐसे उतार देगा स्लोप में। ये ना चिंदी हरकतें करता है। गवर्नमेंट की नजर थी इस पे, गवर्नमेंट ने क्या कहा? नहीं बेटा 1800-2400 नहीं, देखो हम देंगे 600-900। परक्यूजिट की जो वैल्यू थी ना वो कम कर दी। भले ही खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है। गवर्नमेंट ने क्या कहा? हम परक्यूजिट की वैल्यू मानेंगे 600 एंड 900 डिपेंडिंग ऑन द इंजन कैपेसिटी। समझ में आई बात को? एक ही जगह जब खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट को पता है चिंदी हरकतें करेगा, है ना, इसलिए उसकी वैल्यू कम कर दी यहीं पे। 600 और 900 पर मंथ ही मानी, है ना। वेयर एल्स जब एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा था कितनी मानी? 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ परक्यूजिट की वैल्यू मानी थी। क्लियर? तो ये था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स इन द केस ऑफ मोटर कार। अब ये देखो कहाँ पे यूज आ रहा है ना, ताकि आपको रिलेशन हो जाए कि हाँ ये टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं। ओके, ये आ रहा है आपके यहाँ पे यूज, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार। तो जो आप वैल्यू वहाँ से डिराइव करोगे ना, वो वैल्यू आपके यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, मोटर कार क्लियर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन। सर लीव एनकैशमेंट सुना है, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये टर्म समझाओ सर पहले तो। सिंपल सा फंडा है। क्या होता है कि जॉब के नेचर की वजह से कभी कभी एम्प्लॉय को इमरजेंसी में ब्रांचेस में शिफ्ट करना होता है या बुलाना होता है। फॉर एग्जांपल, एक आपका एम्प्लॉय बॉम्बे के अंदर है, उसको आईटी का अच्छा नॉलेज है, और बेंगलोर में उस आदमी की ज़रूरत पड़ गई है सेम कंपनी को। मतलब कंपनी के दो ऑफिस है, बेंगलोर में है और एक मुंबई में है। ठीक है, अब बेंगलोर में उसकी ज़रूरत पड़ गई तो उसको बोला भाई तू निकल, हमें चाहिए। तुम्हें तो पता है देसी आदमी अपना, वो आराम से निकलेगा नहीं ना, वो कहेगा यार खर्चा लगेगा, मैं पहले देखूंगा डिस्काउंट कौन ज़्यादा दे रहा है, टिकट्स बुक कराऊंगा, तत्काल में कराऊंगा नहीं, देखूंगा क्या हो रहा है। इतने में क्या ना कंपनी का लॉस लग रहा है, कंपनी को उस आदमी की ज़रूरत है, तो कंपनी क्या कह रही है? भाई तू निकल, टिकट्स हम दे रहे हैं। क्या बोल रही है कंपनी? तू निकल, तो जैसे तैसे करके निकल, पर टिकट्स हम दे रहे हैं, तो बस आजा मेरे भाई यहाँ पे, आजा यहाँ पे, है ना। ये सिचुएशंस होती है कंपनीज के अंदर, जब किसी एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है तो कंपनी की तरफ से पेमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एलटीसी, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। मतलब ट्रैवल करने का जो खर्चा है वो कंपनी या गवर्नमेंट बियर करती है। अब आपको तो पता है गवर्नमेंट और सैलरी वालों का रिश्ता कैसा है। गवर्नमेंट को पता है कुछ ना कुछ तो करेगा, इसमें भी कमा लेगा और उस कमाई पे टैक्स लेना है। अब हमें देखना है कि किस किस केस में क्या क्या कमाई हो सकती है और गवर्नमेंट ने कितना एग्जम्पशन दिया और कितना वैल्यू एज अ परक्यूजिट माना है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया आपको? अब समझो केसेस क्या है। पहला केस, अगर वो ट्रैवल क्या कर रहा है? बाय एयर। ओह, सीधा क्या? फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट नहीं रे, एयर से ट्रैवल कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कर ले, कोई बात नहीं। एग्जम्पशन कितना देंगे अंदर उस वैल्यू के अंदर? अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमी फेयर। भाई फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास भी नहीं, इकोनॉमी फेयर का जो एयर ट्रैवल होगा ना वो भी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, मतलब जितना नज़दीक के जो एयर टू एयर डिस्टेंस जो मार्किंग होता है उसमें जो भी शॉर्टेस्ट रूट है वो होगा। वाया वाया की जो फ्लाइट्स आ रही है ना उसका नहीं मिलेगा, है ना। जैसे बॉम्बे से बेंगलोर की डायरेक्ट फ्लाइट है और आप बॉम्बे से दिल्ली जाके वाया जा रहे हो बॉम्बे, तो उतना एग्जम्पशन नहीं। सिर्फ बॉम्बे से बेंगलोर तक का जो एयर फेयर होगा, और एयर फेयर भी क्या किया इन्होंने? इकोनॉमी, मतलब क्या बिजनेस क्लास और भूल जाओ तुम एग्जीक्यूटिव क्लास के सपने, है ना। और दिल्ली जाने का तो और भी सपना भूल जाओ। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। गवर्नमेंट का जितना ये टिकट होगा ना उतना हम एग्जाम कर देंगे, रेस्ट ऑफ द जो भी वैल्यू है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ एलटीसी। क्लियर? अब सर
एनी अदर मोड ट्रेवल किया, सपोज करो हवाई जहाज वहाँ नहीं पहुँचता, हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचता, अब क्या करें? सिंपल है यार, अगर रेल सर्विस अवेलेबल है तो रेल का किराया, रेल में भी गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास के एसी के टिकट से ज़्यादा का खर्चा आपको एग्जाम नहीं किया गया है। सिमिलरली अगर रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है तो फिर एग्जाम्पशन बेस्ड, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास का, ठीक है। अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट ने कहा है जो भी उसका डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे कंपेरेटिवली जो दूसरी क्लासेस के अवेलेबल टिकट्स होंगे रेलवे के, वो हम मान लेंगे कि भाई ये रेट लगेगा, तो इससे ज़्यादा आपको एग्जाम नहीं होगा। अब आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा मामला क्या चल रहा है, देखो वो मामला अलग था वैल्यूएशन का, ये मामला हो रहा है एग्जाम्पशन का। सपोज करो एलटीसी आपको कंपनी ने दिया 10,000 का, ठीक है। अब आपके इस एरिया के हिसाब से सपोज करो एयर के अंदर आप ट्रैवल करें, आपको 7,500 एग्जाम्प्ट हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द क्या होगा, डाइज टैक्सेबल। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर। इसी तरीके से जो भी केस होगा, सिचुएशन होगी, आपको मेंशन होगा, आपको साइड में टिकट्स की रेट दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि एग्जाम्पशन निकालो। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो रेलवेज में तो है ना गवर्नमेंट मेहरबान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी गवर्नमेंट मेहरबान है। क्या लिखा है, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेयर फेयर या फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर, ठीक है। मगर एयर के अंदर जाके ना गवर्नमेंट ने लगा दी उसकी, क्या कहा, इकोनॉमी फेयर, ठीक है। बस ये जो कंसेप्ट जो मैं स्टोरी फ्रेम आउट करके बता रहा हूँ ना, यही आपको एमसीक्यूज में याद बचाएगी, आपको याद दिलाएगी और बचाएगी आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन है और क्या बोला था सर ने, है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेचुइटी की तरफ, और बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी जो कि एग्जाम्प्ट है। ग्रेचुइटी जितनी मिली वो तो ऊपर आ चुकी है आपके कंप्यूटेशन में, एग्जाम्प्ट कितनी है ये हमें निकालना है। ग्रेचुइटी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10), ठीक है। रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ऑब्वियसली या तो आप रिटायरमेंट लेते हो या डेथ लेते हो तभी आपको एक बड़ा अमाउंट जो है ना, आपकी जो मंथली डिडक्ट होता है ग्रेचुइटी के नाम से, वो एक बड़ा अमाउंट आपको रिटायरमेंट या डेथ पे मिलता है। अब अगर आप एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सिविल सर्विसेज के हो या लोकल अथॉरिटी के हो, तो बहुत मजे हैं आपके, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। क्या, फुल्ली एग्जाम्प्ट। अगर आप एम्प्लॉय कहाँ के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर हो, सिविल सर्विसेज के, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हो, तो आपके लिए पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है मैटर। आप कोई दूसरे एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट की जॉब आपने पसंद नहीं करी और आपको ना मज़ा चाहिए था लाइफ में, तो आप गवर्नमेंट के पास नहीं गए, आप प्राइवेट सेक्टर्स में गए। गवर्नमेंट ने क्या कहा, आजा बेटा, रिटायरमेंट के बाद तो आएगा ना हमारे पास। गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर हो क्या, तुमने बोला हाँ हम कवर है, हम ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर है, हमने उस डेफिनेशन में फॉल होते हैं और हमने ग्रेचुइटी एक्ट के तहत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम एग्जाम्पशन कम लगाएंगे। क्या किया गवर्नमेंट ने, 20 लाख एग्जाम्पशन दिया है, स्टैंडर्ड है। अब देखो सुनो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, मतलब इससे जो भी कम होगा, तो 20 लाख। उसके बाद एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव, अगर एक्चुअल ग्रेचुइटी आपकी 20 लाख से ज़्यादा आई है तो 20 लाख तो एग्जाम्प्ट हो ही गई, ठीक है। और 20 लाख से कम एक्चुअल ग्रेचुइटी आई है तो जो ऑब्वियसली जो कम आई है वो। उसके बाद 15 डेज ऑफ सैलरी, ये पॉइंट ध्यान से सुनना है ना, और मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान से एक बार समझो। 15 डेज ऑफ सैलरी, ठीक है, बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू LDS फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26। कुछ समझ में आया? जो भी लास्ट मंथ आपने सैलरी ड्रॉ की थी, फॉर एग्जांपल आप रिटायरमेंट हो गया दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर की आपकी जो भी सैलरी आई है, फॉर एग्जांपल 30,000, ठीक है, इस 30,000 का एवरेज निकालेंगे 15 डेज का। मगर गवर्नमेंट कह रही है 4 तो संडे निकल जाते हैं, संडे याद है, एक सप्ताह एक महीने में 4 संडे होते हैं, 4 संडे निकल गए, तो 15/26 किया। आप कहोगे 4 दिन का क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, है ना। ये चीज़ अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसमें अभी क्या किया इन्होंने, राउंडेड ऑफ। अगर 6 महीने से ज़्यादा भी अगर आपने ईयर कंप्लीट किया है, सपोज 7 महीने सर्व किया है और आपका रिटायरमेंट हो गया है, तब भी वो उस ईयर को पूरा मान लिया जाएगा। समझ में आई बात? वापस पढ़ो। Based on last known salary for every completed year of service or part in excess of 6 months, number of days in a month to be taken as 26.
the least of the following will be exempt in the case of gratuity. 20 lakhs actually received या 15/26 into last on salary into completed year of service, that amount will be exempted in the case of gratuity. मगर कब? when you are covered under ग्रेचुटी एक्ट 1972। ठीक है सर, समझ में आ गया ग्रेचुटी एक्ट में कवर होने का। अगर गवर्नमेंट में नहीं जाने का है ना तो ग्रेचुटी एक्ट में तो कवर हो ही जाना, क्योंकि नहीं हुए ना तुम, अगर ग्रेचुटी एक्ट में तुम्हारी कंपनी कवर नहीं है तो देखो तुम्हारे साथ क्या होता है ना। इसको कहेंगे चमत्कार होना तुम्हारे साथ। हुआ है कभी? हुआ है? अब देखो, अब होगा। इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, अब देखो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 10 लाख बस। हाँ 10 लाख। अब देखो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, ठीक है सर सेम, डराओ मत आप ये बचा। अब देखो हाफ मंथ सैलरी, ये लो हाफ बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी। मतलब क्या? 10 मंथ की एवरेज सैलरी करनी है तुम्हें। यहाँ पे क्या था? लास्ट ड्रॉन सैलरी। हमेशा ध्यान रखना जब आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो या कहीं पे भी आपका इंक्रीमेंट ऐड होता है तो लास्ट ड्रॉन सैलरी हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। मगर जब यहाँ पे एवरेज कर दोगे ना 10 मंथ की एवरेज सैलरी, तो ऑब्वियसली कम आएगी। मतलब क्या? 10 महीने की सैलरी को ऐड किया, डिवाइड बाय 10 किया, दैट इज कॉल्ड एज 10 मंथ एवरेज सैलरी, दैट इज 10 मास। ओके, ये याद करने का टेक्निक है। नाउ 10 मास के अंदर क्या हो गया? फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस नॉट टू बी राउंडेड ऑफ, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 30। मतलब वहाँ 15/26 था, यहाँ पे 15/30, दैट इज 1/2। क्लियर हुआ? दिस इज द डिफरेंस। एक तो 10 लाख का यहाँ पे लफड़ा हो गया, तुम्हारे 10 लाख एग्जाम्पशन जो मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। दूसरा एवरेज मंथ ऑफ सैलरीज के अंदर लफड़ा हो गया। तीसरा हो गया कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के अंदर। सो दिस इज द डिफरेंस। समझ में आया? गवर्नमेंट के केस में क्या करोगे? एग्जाम्प्ट कर दोगे। अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर हो तो 20 लाख एक्चुअल रिसीव 15/26 इंटू LDS इंटू CYS कंप्लीट, ठीक है, राउंडेड ऑफ का ध्यान रखना। उसके बाद अगर ग्रेचुटी में कवर नहीं हो तो 10 लाख, फिर एक्चुअल रिसीव, फिर 1/2 है ना, इंटू 10 मास। 10 मास मतलब 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये है आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। क्लियर? ओके सर, तो ये अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार कहाँ है ग्रेचुटी बता दो ना सर हमें, ताकि पता चले आपने क्या छोड़ा था और क्या कराया है। ये रहा आपका ग्रेचुटी, ठीक है। रिसीव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज, देन इट विल बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010। ओके, टन टनाटन टन टन तारा। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब समझेंगे हम लीव एनकैशमेंट, ठीक है। लीव एनकैशमेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, पर जो लोग अभी मुझे नया देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। लीव एनकैशमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी पर्सन, हर किसी को क्या मिलती है? PL मिलती है। अगर उस PL को आप यूज़ नहीं करते हो और रिटायरमेंट या डेथ तक PL को सजा के रखते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं? सजा के रखते हो, मतलब क्या? बचा के रखते हो, तो उस PL का भी आपको क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। PL का मतलब होता है पेड लीव, मतलब आपको छुट्टी लेने के पैसे दे रहे हैं, मगर आप नालायक हो, आप फिर भी जॉब पे पहुंच गए, आप छुट्टी नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो नहीं हम तो काम करेगा। आपने वो PL बचा ली, अब उस PL का आपको पेमेंट मिल रहा है बेस्ड ऑन योर सैलरी, मतलब जितनी आपकी सैलरी होगी ना उतना आपके PL का उसका पेमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 दिन आपका PL कमाया, तो आपके पूरे महीने की जो सैलरी है उसको 10 डेज में प्रोपोर्शनेट करके आपको मिलती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज PL। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? इस PL पे भी हम क्या लेगा? टैक्स लेगा। क्या लेगा? टैक्स लेगा, बिकॉज यू आर रिसीविंग द सम फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया है हमें वो समझना है। शुरुआत करें, चलो। लीव एनकैशमेंट का मीनिंग समझ में आ गया। अगर आप रिसीव ऑन रिटायरमेंट, वेदर ऑन सुपरएनुएशन अदरवाइज, अगर आप रिटायरमेंट में रिसीव कर रहे हो तब की बात हो रही है, बिकॉज अगर आप ड्यूरिंग द टेन्योर रिसीव करते हो तो उसी वक्त टैक्सेबल हो जाती है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। मगर जब आप रिटायरमेंट में सजा के रखते हो, क्या PL को सजा के रखते हो कि नहीं यहाँ मैं रिटायरमेंट में लूँगा, और ले नहीं पाते हो ना, और उसका एनकैशमेंट करवाते हो, तो देखते हैं एग्जाम्पशन। ओके, कंसेप्ट क्लियर है? शुरुआत करें, चलो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट, खत्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट, कोई टेंशन ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यही फायदा होने का। मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो रहा तो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी।
करते हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइड एजम्पशन है, सब जगह लीस्ट का ही चलेगा, कहीं पे भी हायर का एग्जाम्पशन कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या दे रहा है, 3 लाख, ठीक है। 3 लाख तक अगर आपका लीव एनकैशमेंट का सम है तो एग्जाम्प्ट है। रुको यार, बाकी 4 कंडीशन तो देखो। देन लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव, जो लीव सैलरी आपने एक्चुअली रिसीव की है 3 लाख है फॉर एग्जाम्पल, आपने रिसीव कितनी की 5 लाख, ठीक है। अब बढ़ते हैं 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, मतलब क्या 10 मास 10 महीने की सैलरी, 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, ठीक है। 10 मास हो गया। अब आगे बढ़ता है कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, मतलब अनअवेल्ड लीव का मतलब फॉर एग्जांपल आपके 300 छुट्टियां बाकी है, ठीक है, तो उसका कैश कितना बन रहा है ये बोल रहा है। कैश इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर का कैश, इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी टू इज क्रेडिट एट द टाइम। तो 300 छुट्टियां हैं, 300 छुट्टियों का 10 मास के अंदर जो आपकी सैलरी बनती है उसका प्रोपोर्शनेट निकाल दिया जाएगा, तो उसका जो प्रोपोर्शनेट का अमाउंट आएगा वो लिखा हुआ है। मगर कंडीशन क्या है इसमें ये देखो, अर्न लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। मतलब क्या, आपने 10 साल काम किया, हर साल 30 छुट्टियां आपको मैक्सिमम मिलती है, तो 10 साल के हिसाब से कितने होगी छुट्टियां 300, मगर आपके अकाउंट में तो 322 है, आप इतने डीटो जब से ज्वाइन किया तब से पीएल को यूज़ नहीं किया है। तो बॉस गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मैक्सिमम कितना होगा इतना ही, ये 322 नहीं मिलेगा आपको, 300 तक का ही मिलेगा। नहीं समझ में आया आपको, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। वापस सुनो, इंपॉर्टेंट चीज़ पता नहीं आप कैसे छोड़ देते हो यार, हाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। सपोज करो मेरे पास 300 छुट्टियां है जो मैंने यूज़ नहीं करी है। छुट्टियों का मतलब यहाँ पे क्या है, छुट्टियों का मतलब है पीएल से, मेरे पास 300 क्या है पीएल, और मैंने क्या नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है उसको, ठीक है। बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी, अब मैंने यूज़ नहीं किया तो उसका एनकैशमेंट तो चाहिए। मैंने आपको लीव एनकैशमेंट का मीनिंग समझाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 मंथ की एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग रिटायरमेंट उसको हम निकालेंगे, जो भी उसका कैलकुलेशन आएगा 10 मंथ की एवरेज सैलरी का, उसको हम 300 डेज का प्रोपोर्शनेट कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको आप प्रोपोर्शनेट डेज में निकाल लो डिवाइड बाय 365 करके, और फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 300 दिन के, तो आपको एक दिन की एवरेज सैलरी आ गई, और एक दिन की सैलरी को 300 दिन में आपने निकाल लिया। मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपकी लीव्स अनअवेल्ड है उसको पेमेंट इन कैश करना है, तो कोई ना कोई तो बेस चाहिए सैलरी का, तो हम लोग ले रहे हैं 10 मंथ एवरेज सैलरी एज अ बेस, ठीक है। अब क्या लिखा है, मैक्सिमम जो है वो 30 डेज रहेगा फॉर अ ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस कंप्लीटेड, इट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज। मतलब क्या, सपोज करो कंपनी आपको एक साल में 40 दे रही है और आपने 40 ही 40 यूज़ नहीं करी, पर गवर्नमेंट एग्जामिशन कितने पे देगी, सिर्फ और सिर्फ 30, मतलब एक साल में 30 डेज। क्वेश्चन क्या बनेंगे, या तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो कि नहीं आएगा, है ना, फॉर डैम श्योर नहीं आएगा, बिकॉज 1.5 मिनट्स में विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर यू कैन नॉट डू इट। तो पहले तो आप निश्चिंत हो जाओ, कितना है ना कैलकुलेशन आपको याद नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको ये सारा फिगर दे दिया होगा क्वेश्चन के अंदर ही, और फिर पूछेगा एग्जामिशन कितना है, आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एग्जामिशन कितना होगा। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का जो भी होगा वो एग्जाम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पूछ लेंगे आपको कि भाई कितने टाइम की एग्जाम हो सकती है, 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, 28 डेज। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगर आपने क्लासेस देखी है और आपने डेटा याद किया ना, तो एमसीक्यूज 100% क्रैक होगा। ओके, सो बेवजह इसमें ज़्यादा उलझना मत, जो न्यूमेरिकल फिगर्स है ना इसी को याद करने की कोशिश करना, बिकॉज सैलरी और इनकम टैक्स एक्ट बहुत वास्ट है ना, क्या क्या याद करोगे। चलो अभी के लिए आपको क्लियर हुआ, लीव एनकैशमेंट हो गया। अब लास्ट टॉपिक आता है अपना कम्यूटेड पेंशन, इससे भी फ्री करते हैं एंड एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। चलो स्टार्ट करते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका पेंशन का अमाउंट है, आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि भैया हमें एक बड़ा पैसा चाहिए, मुझे घर लेना है, मुझे मेरे बच्चों की शादी करवानी है, तो मुझे क्या दे दो, बड़ा पैसा दे दो, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो भी आपका पेंशन का अमाउंट होती है, सपोज 100% है, उसमें से आपने कहा 30% मुझे क्या चाहिए, कम्यूटेड पेंशन चाहिए। कम्यूटेड पेंशन मतलब इकट्ठा, और उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो आपको सपोज करो पेंशन देने वाली थी 50,000 रुपये महीने का, वो अमाउंट इसमें से लेस होकर आ जाएगा 30,000 का।
मतलब जहाँ आपको 50 मिलने वाले थे वो आपको वहीं मिलेंगे आपको पर मंथ 30,000, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका जो फंड था उसमें से बड़ा पैसा तो आपको इकट्ठा दे दिया। ये हुआ कम्यूटेड पेंशन का मतलब। अब समझते हैं कि एग्जाम्पशन कैसे काम आता है। सबसे पहले कम्यूटेड पेंशन किसने रिसीव किया है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। कभी भी क्वेश्चन अगर ये आ जाए ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कुछ भी लिखा हुआ आ जाए और ये वाले फिगर्स हो, कम्प्यूटेड पेंशन हो या लिव एनकैशमेंट हो, तो ध्यान रखना इट इज फुल्ली एग्जाम। बेवजह याद मत करना कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, ठीक है। इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा यार तुम ग्रेचुटी ले रहे हो क्या? बंदा बोलता है हाँ। इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, यस। गवर्नमेंट ने कहा इसको एग्जाम्पशन कम दो, क्योंकि इसको ग्रेचुटी ऑलरेडी मिल रहा है, फिर भी बंदा बोल रहा है मुझे बड़ा पैसा चाहिए। व्हाट इज दिस यार, क्या बोल रहा हूँ मैं? गवर्नमेंट कह रही है तुमको ग्रेचुटी मिल रही है क्या? तुमने क्या बोला? यस सर मेरे को ग्रेचुटी मिल रही है। गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें ग्रेचुटी मिल रही है, बड़ा पैसा ऑलरेडी मिल रहा है, फिर भी बड़ा पैसा चाहिए, बंदा लालची है, इसमें लालच भरा हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, इसको सिर्फ 1/3 ही एग्जेम्प्ट करेंगे। किसको? जो कम्यूटेड पेंशन आप रिसीव कर रहे हो उसको। फॉर्मूला क्या है? जो भी 1/3 है ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव, जो भी कम्यूटेड पेंशन रिसीव की, डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज। इन शॉर्ट जो भी आपका कम्यूटेड पेंशन फंड है ना, जितना भी पेंशन फंड के अंदर पैसा, सपोज करो 10 लाख था एक बार के लिए, और आपने उसका सपोज करो 30% कम्यूटेड करवा लिया, तो आपके पास कितना आया इकट्ठा पैसा? सर मेरे पास 3 लाख आया। अब क्योंकि ये सब डेटा हमारे पास होता नहीं है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा आपको कि भाई 1/3 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय जितना कम्यूटेशन परसेंटेज कराया है दैट इज 30%, वो हो जाएगा आपके लिए क्या? एग्जाम्प्ट। यही लिखा है बस इन द डिफरेंट लैंग्वेज। 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव, 3 लाख रिसीव किया, डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज दैट इज 30%, दैट विल बी एग्जाम्प्ट। इन शॉर्ट जो भी आपका फंड है ना, टोटल पेंशन फंड, उसकी बात हो रही है। क्लियर? चलो ये तो हुआ सर 1/3 ही एग्जाम किया सर, मतलब क्या 3 लाख रिसीव हुआ सर मेरे को, तो 3 लाख में से मेरा 90,000 ही एग्जाम होगा, और क्या? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो यार। 3 लाख आएगा ना बॉस, और 10 लाख का 1/3 ये एग्जाम होगा। आई बात समझ में? 3 लाख का 1/3 मत कर देना, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ ताकि तुम गलत नहीं करके आ जाओ। चलो ये तो सर समझ में आया। सर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, तो आपने इतना मतलब भावुक होकर बोला ग्रेचुटी मिल रही है तो क्या होगा? ग्रेचुटी नहीं मिल रही है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यार इस बंदे को ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, 50% 1/2 एग्जेम्प्ट किया। सेम फॉर्मूला है 1/2 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, या उस एग्जाम्पल को अगर मैं समझाऊँ आपको तो 1/2 इंटू 10 लाख, इसका मतलब कितना एग्जाम्प्ट हो गया? 5 लाख। क्लियर? ये है पूरा कम्प्यूटेशन की मैक्स। जो लैंग्वेज जिस स्टोरी के साथ मैंने आपको बताई है उसको उसी स्टोरी के साथ याद करना। एग्जाम में जब आपको कन्फ्यूजन होगा कि 15/26 कहाँ लेना है, 15/30 कहाँ लेना है, लास्ट ऑन सैलरी कहाँ आएगा, 10 मार्क्स कहाँ आएगा, वो सब कन्फ्यूजन से बचने का तरीका है स्टोरी। डेटा तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डेटा क्वेश्चन के साथ अप्रोप्रिएट मैच हो रहा है। डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, मगर डेटा पहचान करने की बहुत ज़रूरत रहेगी। फॉर एग्जांपल 30 डेज वाला कंसेप्ट, वो आपको याद रखना होगा कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा एक साल में एक महीने जितनी छुट्टियाँ ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक साल में एक महीने जितनी छुट्टियाँ मिलेगी, याद तो है ना क्या हुआ 30 डेज का लीव एनकैशमेंट का, 30 डेज ऑफ एवरी ईयर। ये फिगर ही क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो देखो अभी हमने सारे क्वेश्चंस सारे हमने कर लिए। क्वेश्चंस के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। इसको स्कैन करो मोबाइल से, आपको टेलीग्राम खुल जाएगा, टेलीग्राम के अंदर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको हमारी तरफ से मिलेंगे ढेर सारे MCQs। ऑन एन एवरेज हम लोग 1000 से 1500 क्वेश्चन इसके अंदर अपलोड करेंगे, जो आप ऑन एन डेली बेसिस अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, आपके इनकम टैक्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। उसके साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं आपको, आप उस लिंक पे क्लिक करें, नोट्स डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें, और जितने भी नोट्स आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से ले सकते हैं। और सैलरी मुझे लगता है मुझे एक बार रिविजन क्लास ज़रूर लेनी चाहिए इसके बारे में,
तो सैलरी में हम लोग एक रिविजन क्लास ले लेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा सैलरी कवर हो जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे रिविजन क्लास के अंदर सैलरी की। टिल देन थैंक यू सो मच।